सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, व्याख्याता, शासकीय बहुउद्देशीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान अध्याय 16 जन आंदोलनों का उदय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। खंड अ, एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 1, स्वतंत्र भारत में किसान आंदोलन की शुरुआत किस घटना के बाद हुई? उत्तर, हरित क्रांति। प्रश्न क्रमांक 2, भारतीय किसान संघ की स्थापना किसने की थी? उत्तर, दंतोपंत जी देगड़ी ने। प्रश्न क्रमांक 3, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? उत्तर, दक्षिण राज्यों में। प्रश्न क्रमांक 4, भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण नीति कब बनाई? उत्तर, सन 2001। प्रश्न क्रमांक 5, पंचायत चुनाव में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? उत्तर, कुल सीट का 1/3। प्रश्न क्रमांक 6, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? उत्तर, नर्मदा तथा उसकी सहायक नदियां। प्रश्न क्रमांक 7, दलित पैंथर आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ? उत्तर, महाराष्ट्र। खंड ब, सही जोड़ी बनाइए। सही उत्तर पहला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। सही उत्तर दूसरा, नवीन किसान आंदोलन सन 1980। सही उत्तर तीसरा, चंपारण आंदोलन सन 1917-18। सही उत्तर 4, भारत का योजनाबद्ध विकास सन 1951। सही उत्तर 5वां, नर्मदा बचाओ आंदोलन सन 2002। सही उत्तर 6वां, महिला समृद्धि योजना सन 1992। सही उत्तर 7वां, काका कालेलकर द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। सही उत्तर 8वां, वीपी मंडल प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। सही उत्तर 9वां, बारदोली सत्याग्रह किसानों के लिए किया गया। सही उत्तर 10वां, चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई रोकने हेतु किया गया। खंड स, एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 1, शेतकारी संगठन किसने बनाया? उत्तर, शरद जोशी ने। प्रश्न क्रमांक 2, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? उत्तर, गुजरात राज्य। प्रश्न क्रमांक 3, अन्य पिछड़े वर्ग की पहचान करने हेतु आय सीमा कितने से कम होना चाहिए? उत्तर, 6 लाख। प्रश्न क्रमांक 4, चिपको आंदोलन व ताड़ी विरोधी आंदोलन में मुख्य भूमिका किनकी थी? उत्तर, महिलाओं की। प्रश्न क्रमांक 5, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, 5 जून। प्रश्न क्रमांक 6, आरक्षण व्यवस्था का संबंध किस प्रकार के न्याय से है? उत्तर, सामाजिक। प्रश्न क्रमांक 7, दक्षिण भारत में चिपको आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, अपिक्को। प्रश्न क्रमांक 8, मेघा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी है? उत्तर, नर्मदा बचाओ आंदोलन। प्रश्न क्रमांक 9, बीकेयू किससे संबंधित है? इसका पूरा नाम क्या है? उत्तर, बीकेयू किसानों से संबंधित है। बीकेयू का पूरा नाम भारतीय किसान यूनियन है। प्रश्न क्रमांक 10, अन्य पिछड़े वर्गों हेतु कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? उत्तर, 27%। बच्चों, अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, जन आंदोलन किसे कहते हैं? उत्तर, जन आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य सिर्फ आर्थिक लाभ प्राप्त करना न होकर सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव अथवा सामाजिक हित की पूर्ति करना होता है। जन आंदोलन स्वैच्छिक आधार पर चलाए जाते हैं। लोकहित से इनका संबंध होने के कारण इन्हें जनता का अपने आप समर्थन प्राप्त हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 2, 1980 में भारतीय किसान यूनियन की किन्हीं 2 मांगों को बताइए। उत्तर, भारतीय किसान यूनियन की 2 मांग इस प्रकार है। पहला, गन्ने और गेहूं की सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी। दूसरा, समुचित दर पर गारंटी शुदा बिजली आपूर्ति करना। प्रश्न क्रमांक 3, चिपको आंदोलन का एक नया पहलू क्या था? उत्तर, चिपको आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी इस आंदोलन का एक नया पहलू था। प्रश्न क्रमांक 4, ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या था? उत्तर, ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं द्वारा मदिरापान माफिया और सरकार के विरोध में लड़ाई थी। प्रश्न क्रमांक 5, गैरदलीय आंदोलन से क्या तात्पर्य है? उत्तर, गैरदलीय आंदोलन
स्वैच्छिक संगठनों या लोगों के समूह जैसे छात्रों, मजदूरों द्वारा चलाया जाता है, जिन्हें राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त नहीं होता और जो चुनाव में भाग नहीं लेते। प्रश्न क्रमांक 6, कोई दो दल आधारित आंदोलन बताइए। उत्तर नक्सलवादी आंदोलन और दूसरा मुंबई, कोलकाता, कानपुर के ट्रेड यूनियन आंदोलन। प्रश्न क्रमांक 7, नर्मदा घाटी परियोजना क्या है। उत्तर नर्मदा नदी को बांधकर बहुउद्देशीय परियोजनाओं की शुरुआत 1979 में किया गया। इसके तहत मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरने वाली नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर 30 बड़े, 135 मध्यम और 300 छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया। गुजरात में सरदार सरोवर तथा मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध दो सबसे बड़ी परियोजनाएं हैं। प्रश्न क्रमांक 8, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस गांव में हुई। उत्तर चिपको आंदोलन की शुरुआत टिहरी गढ़गांव के रेणी गांव में हुई। प्रश्न क्रमांक 9, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री का नाम बताइए। उत्तर मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री का नाम वीपी सिंह है। प्रश्न क्रमांक 10, 1980 के दशक में मछुआरों के स्थायी संगठन ने किस नाम से राष्ट्रीय मंच बनाया। उत्तर 1980 के दशक में मछुआरों के स्थानीय संगठन ने अपना एक राष्ट्रीय मंच बनाया। इसका नाम नेशनल फिश वर्क्स फोरम रखा गया। प्रश्न क्रमांक 11, आंध्र प्रदेश में चले शराब विरोधी आंदोलन ने देश का ध्यान कुछ गंभीर मुद्दों की तरफ खींचा। ये मुद्दे क्या थे। उत्तर आंध्र प्रदेश में चला शराब विरोधी आंदोलन महिलाओं का एक स्वस्फूर्त आंदोलन था। महिलाएं इसमें अपने आसपास शराब की बिक्री पर प्रतिबंध की मांग कर रही थी। इस आंदोलन ने कुछ प्रमुख मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया। वो मुद्दे इस प्रकार है। पहला, नशा पान से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह प्रभावित होती है। दूसरा, ताड़ी व्यवसायी अपराध व राजनीति के बीच गहरे रिश्ते बना रखे हैं। तीसरा, महिलाओं ने घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, कार्यस्थल व सार्वजनिक स्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ कदम उठाना शुरू किया। इस तरह यह महिला आंदोलन का हिस्सा बन गया। चौथा, शराब व्यवसाय से परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति काफ़ी प्रभावित हो रही है। प्रश्न क्रमांक 12, क्या आप शराब विरोधी आंदोलन को महिला आंदोलन का दर्जा देंगे। कारण बताइए। उत्तर शराब विरोधी आंदोलन को महिला आंदोलन का दर्जा दिया जा सकता है। महिला आंदोलन का दर्जा देने के कुछ कारण इस प्रकार है। पहला, इस आंदोलन ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले हिंसा व उत्पीड़न के खिलाफ माहौल तैयार किया। दूसरा, दहेज प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठानी शुरू की। तीसरा, महिलाओं ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग की। इसके लिए उन्होंने धरना तथा प्रदर्शन किया। चौथा, लैंगिक असमानता के खिलाफ आवाज़ उठना प्रारंभ हुआ। बच्चों, अब हम दीर्घ उत्तरी प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, क्या आंदोलन और विरोध की कार्रवाइयों से देश का लोकतंत्र मजबूत होता है। अपने उत्तर की पुष्टि में उदाहरण दीजिए। उत्तर अहिंसक और शांतिपूर्ण ढंग से चलाए गए आंदोलन और विरोध की कार्रवाई से देश का लोकतंत्र मजबूत होता है। सामाजिक आंदोलन से हमें देश की उन समस्याओं का पता चलता है जो देश के राजनीतिक दल हल नहीं कर पा रहे थे। इन आंदोलनों में क्षेत्र की जनता ने सक्रिय भागीदारी की, जिससे भारतीय लोकतंत्र को जनाधार मिला। उदाहरणों से हम कुछ बातों को सत्य साबित कर सकते हैं। उदाहरण 1, पहला किसान आंदोलन। भारतीय किसान यूनियन द्वारा चलाया गया 1980 के दशक का सबसे सफल आंदोलन किसान आंदोलन था। इस आंदोलन के द्वारा जन साधारण में जागृति पैदा हुई और सरकार को भी उनकी मांगों को मानना पड़ा। यह आंदोलन देश भर में फैल गया और अनेक जन आंदोलन का एक प्रतीक बन गया। उदाहरण 2, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन न केवल पर्यावरण वरन सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं पर भी ध्यान आकर्षित करता है। यह आंदोलन 2-3 गांव से प्रारंभ होकर पूरे दक्षिण भारत में फैल गया। इस आंदोलन ने महिलाओं के सशक्तिकरण को प्रदर्शित किया। उदाहरण 3, दलित पैंथर्स। दलित पैंथर्स द्वारा चलाए गए आंदोलनों से आदिवासी, अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग में चेतना उत्पन्न हुई। इन जातियों की स्थिति सुधरी और सरकार ने इनके हित के लिए कई कानून बनाए। उदाहरण 4,
ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी विरोधी आंदोलन के कारण नशाबंदी की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस आंदोलन के साथ घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न, दहेज प्रथा, समान राजनीतिक अधिकार आदि आंदोलन भी जुड़ गए। प्रश्न क्रमांक 2, दलित पैंथर्स ने कौन कौन से मुद्दे उठाए? उत्तर, आज़ादी के बाद के वर्षों में सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा जाति व आर्थिक असमानता के विरुद्ध आवाज़ उठाते रहे हैं। आरक्षण की नीति तथा सामाजिक न्याय की ऐसी ही नीतियों का कारगर क्रियान्वयन इनकी प्रमुख मांग थी। दलित पैंथर्स का बृहत्तर एजेंडा जाति प्रथा को समाप्त करना तथा भूमिहीन, गरीब किसान, शहरी औद्योगिक मजदूर सहित सारे वंचित वर्गों को संगठित करना। दलित पैंथर्स ने कुछ प्रमुख मुद्दों को उठाया, वो इस प्रकार है। पहला, सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के साथ सामाजिक भेदभाव किया जाता है। दूसरा, सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। तीसरा, बुनियादी सुविधाओं से उन्हें वंचित रखा जाता है। प्रश्न क्रमांक 3, जन आंदोलन की कमियां या सीमाएं लिखिए। उत्तर, जन आंदोलन की सीमाएं इस प्रकार है। पहला, जन आंदोलनों द्वारा लामबंद किए जाने वाली जनता सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित तथा आधारहीन वर्गों से संबंध रखती है। जन आंदोलनों द्वारा चलाए गए तौर तरीकों से मालूम होता है कि रोजमर्रा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इन वंचित समूहों को अपनी बात कहने का पर्याप्त मौका नहीं मिल पाता था। दूसरा, कुल मिलाकर सार्वजनिक नीतियों पर इन आंदोलनों का असर काफ़ी सीमित रहा है। इसका एक कारण यह है कि समकालीन सामाजिक आंदोलन किसी एक मुद्दे के इर्द गिर्द ही जनता को लामबंद करते हैं। इस तरह वे समाज के किसी एक वर्ग का ही प्रतिनिधित्व कर पाते हैं। इस सीमा के चलते सरकार इन आंदोलनों की जायज मांगों को ठुकराने का साहस कर पाती है। लोकतांत्रिक राजनीति वंचित वर्गों के व्यापक गठबंधन को लेकर ही चलती है, जबकि जन आंदोलन के नेतृत्व में यह बात संभव नहीं हो पाती। तीसरा, राजनीतिक दलों को जनता के विभिन्न वर्गों के बीच सामंजस्य बैठाना पड़ता है। जन आंदोलनों का नेतृत्व इस वर्गीय हित के प्रश्नों को कायदे से नहीं संभाल पाता। राजनीतिक दलों ने समाज के वंचित और अधिकारहीन लोगों के मुद्दों पर ध्यान देना छोड़ दिया है, पर जन आंदोलन का नेतृत्व ऐसे मुद्दों को सीमित ढंग से उठा पाता है। चौथा, विगत वर्षों में राजनीतिक दलों और जन आंदोलनों का आपसी संबंध कमजोर हो रहा है। इससे राजनीति में एक सूनेपन का माहौल पनपा है। हाल के वर्षों में भारत की राजनीति में यह एक बड़ी समस्या का रूप लेकर सामने आया है। प्रश्न क्रमांक 4, जन आंदोलन भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जन आंदोलन भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाता है। इसके कई उदाहरण पेश है। जैसे पहला, जन आंदोलनों ने लोगों को लोकतंत्र को ज़्यादा बढ़िया ढंग से समझने में सहायता दी है। जो लोग जन आंदोलन को आयोजित करते रहे हैं, वे नेता और जनसाधारण, स्त्री पुरुष, छात्र छात्राएं, ग्रामीण शहरी, किसान, मजदूर, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता आदि थे। वे भली भांति इन आंदोलनों के कारण ये सीख गए कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता के हाथ में ही निहित है। लोग धरनों, प्रदर्शनों, विरोध और मोर्चों, सत्याग्रह, अनशन आदि के द्वारा जिद्दी से जिद्दी व्यक्ति और सरकार को झुका सकते हैं। दूसरा, जन आंदोलनों के इतिहास से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि आंदोलन अनियमित ढंग से तुरंत खड़े नहीं हो जाते, इसलिए इन्हें समस्या के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। तीसरा, लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जो दलीय प्रणाली पर आधारित होती है, लेकिन जन आंदोलन का उद्देश्य दलीय राजनीति की कमियों और दोषों को दूर करना होता है। इसलिए चाहे सत्ताधारी दल हो या सभी विरोधी दल हो, वे जन आंदोलनों के स्वरूप, विकास, प्रगति से जुड़े समाचारों को प्रेस और दूरदर्शन पर बड़े ध्यान से पढ़ते और सुनते रहते हैं। इसलिए यह लोकतंत्र और दलगत राजनीति के अहम हिस्से बन जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, जन आंदोलन से सामाजिक क्षेत्र में हमें क्या सबक मिला? उत्तर, जन आंदोलन से सामाजिक क्षेत्र में हमें इस प्रकार सबक मिला है। पहला, जन आंदोलन सामाजिक आंदोलन के रूप में जब प्रगति की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं
तो उनके द्वारा समाज के उन नए वर्गों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को अभिव्यक्ति मिलती है जो अपनी दिक्कतों को चुनावी राजनीति के माध्यम से हल नहीं कर पा रहे थे। इसलिए विभिन्न सामाजिक समूहों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त माफियाओं एवं बाहुबलियों को रोकने में सहायक माध्यम के रूप में इन आंदोलनों को उपयोग में लाना ज़्यादा आसान है। दूसरा, समाज के गहरे तनाव और जनता के क्षोभ को एक सार्थक दिशा देकर इन आंदोलनों ने एक तरह से लोकतंत्र की रक्षा की है। सक्रिय भागीदारी के नए रूपों का प्रयोग करके भारतीय लोकतंत्र के जनाधार को बढ़ाया है। इन आंदोलनों के आलोचक अक्सर यह दलील देते रहे हैं कि हड़ताल, धरना और रैली जैसे सामूहिक कार्रवाइयों से सरकार के कामकाज पर बुरा असर पड़ता है। उनके अनुसार इस तरह की गतिविधियों से सरकार की निर्णय प्रक्रिया बाधित होती है तथा रोजमर्रा की लोकतांत्रिक व्यवस्था भंग होती है। प्रश्न क्रमांक 6, उपभोक्ता संरक्षण को प्रभावी बनाने के उपाय लिखिए। उत्तर, उपभोक्ता संरक्षण को प्रभावी बनाने के उपाय इस प्रकार हैं। पहला, उपभोक्ता आंदोलन को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित किया जाना चाहिए। दूसरा, मिलावट आदि की रोकथाम के लिए स्थान स्थान पर प्रयोगशालाएं खोली जानी चाहिए। तीसरा, उपभोक्ता संरक्षण कानूनों को सरल एवं सहज ढंग से उपभोक्ताओं को समझाया जाना चाहिए। चौथा, उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रचार माध्यमों जैसे दूरदर्शन, चलचित्र, रेडियो के माध्यम से जागरूक एवं शिक्षित किया जाना चाहिए। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।